Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, If you ma'am, it's could, clear. okay. तो हमने शुरू करना है यहाँ से. Being gainfully employed gives a person economic independence and thus is central for his or dignity. अभी किसी व्यक्ति को आप एम्प्लॉयड, कोई व्यक्ति है जिसके पास में नौकरी है, तो आप उसको क्या दे रहे हो? एक आर्थिक आजादी दे रहे हो और उसकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो भी उसको मिली हुई है. Having our basic needs met gives us freedom to pursue our talents and interest. अब हमारी बेसिक ज़रूरतें जो हैं, अगर हमें मिल जाती है तो हमें आज़ादी मिल जाती है कि हम अपने हुनर और अपने इंटरेस्ट से अपने टैलेंट को फॉलो अप कर सकें. और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फ्रीली, या फिर उस हक के बारे में बात करें जहां पर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं फ्री तरीके से. This right gives us the opportunity to be creative and original, whether it be in writing or dance or music or any other creative activity. ये जो हक है हमें मौका देता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकें, हम क्रिएटिव रहें या ओरिजिनल रहें, भले वो लिखना हो, डांस करना हो, म्यूजिक हो या कोई दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटी हो. बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. सिंस इट अलाउज फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि ये अलाउ करता है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस को. Rights such as the right to a livelihood or freedom of expression would be important for all human beings who live in society and they are described as universal in nature. हक जो होते हैं, जैसे कि जीने का हक होगा, as the rights to a livelihood, यानी नौकरी करने का हक मिल रहा है व्यक्ति को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्यक्त करने का हक मिल रहा है, वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. ये सारे हक जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रहते हैं समाज के अंदर और अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज अ यूनिवर्सल इन नेचर. मतलब ये जो चीज है वो डिस्क्राइब की जाती है एज अ यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि ये नेचुरल चीज है और ये हमें मिलनी बहुत जरूरी है. दूसरा जो हक है, दूसरा जो ग्राउंड है हकों का, वो क्या है? on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. बाकी हक जो है वो हमारी सेहत के लिए या हमारे मेंटल स्टेटस के लिए, ये सब चीजों के लिए जरूरी है. Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. बाकी जो पॉइंट रखा गया ना कि राइट्स मिलना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है. They help individuals to develop their talents and skills. ये हर एक इंडिविजुअल को मदद करते हैं कि वो अपने टैलेंट्स और अपने स्किल को डेवलप कर सकें. A right like the right to education, एक हक जिसमें एक हक दिया जा रहा है आपको, right to education. For instance, helps to develop our capacity to reason, gives us useful skills and enables us to make informed choices in life. अब एक ये जो हक है राइट टू एजुकेशन का, ये हमें किस लायक बनाता है? ये हमें मदद करता है कि हम अपनी पूरी कैपेसिटी जो है, हमारी पूरी क्षमता जो है, उससे डेवलप कर सकें. हमें यूजफुल यानी काम के हुनर सिखाता है और हमें लायक बनाता है कि हम अपनी अच्छी चॉइसेस जो हैं वो अपना सकें लाइफ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आपको राइट एजुकेशन के तहत पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये हक मिल रहा है, तो उससे आपका क्या भला हो रहा है? आप अपने जीवन में जाकर के, आपके पास में पहली बात तो हक है कि आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन कराया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी चीजें समझते हो, अच्छे अपनी कैपेसिटी जो है उसके तहत आप अपने ग्रो करते हो. साथ ही साथ आपको अलग एक्टिविटीज का भी ज्ञान दिया जाता है. यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया या दूसरे ड्रामा हो गया या कोई और एक्टिविटीज हो गई. उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि और भी कौन कौन से टैलेंट है आपके अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. फिर उसके बाद में आपको ये भी मौका मिलता है कि आप दूसरे लोगों के साथ जाकर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सको और दुनिया में किस तरीके से चीजें हो रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं आप समझ पाते हो. तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. राइट टू एजुकेशन भी एक तरीके से पॉइंट दिया गया है, समझाने के पर्पज से दिया गया है कि क्यों चीजें जरूरी होती हैं. जब तक आपको समझ ही नहीं होगी कि चीजें होती कैसे, तो आप आगे सर्वाइव कैसे करोगे? सर्वाइवल के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है. It is in this sense that education can be designated as a universal right. ये इसी सेंस में बोला जाता है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो जरूरी है, एक
यूनिवर्सल राइट की तरह देखा जाता है, इसको सबका अधिकार है। However, if an activity is injurious to our health and well-being, and it cannot be claimed as a right. अब कोई ऐसा चीज है, ऐसा एक्टिविटी है जो आपकी सेहत के लिए खतरा है या आपकी पूरी वेलबींग के लिए खतरा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्लेम नहीं किया जाएगा, कि वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि ये आपका हक है कि आप अपने आप को खतरे में डालो, उसको आप नहीं देख सकते हक की तरह, ठीक है। For example, since medical research has shown that prohibited drugs are injurious to one's health and since they affect our relations with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला गया है कि आपको मेडिकल रिसर्च में पहले ही बता दिया गया है कि कोई भी ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो वो आपके सेहत के लिए खतरा है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है, ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं असर डलता है आपके बाकी रिश्तेदारों पर भी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति लेता है तो उसके आसपास के लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं उस चीज से परेशान होते ही हैं। तो आप इस चीज को नहीं कह सकते हो कि ये मेरा हक है कि मैं क्या इनहेल करूं, क्या इंजेक्ट करूं, कौन सा ड्रग मैं सूंघूं या कौन सा ड्रग मैं लूं, ये मेरा हक है, या मैं टबैको स्मोक करूं, स्मोकिंग करूं, वो आपके हक की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए खतरा है और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। In the case of smoking, it may even be injurious to health of people who may be around the smoker. आप स्मोकिंग के केस में जो स्मोक कर रहा है उसके लिए तो खतरा होता ही है, साथ साथ उसके आसपास जो लोग हैं जो उस स्मोक को निकल रहा है, वो जो उसकी एक्सेल कर रहा है, जब वो उससे जो वो लोग उसके आसपास लोग हैं वो उनकी सेहत के लिए भी खतरा होता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am, no problem. No ma'am. Okay. Drugs may not only injure our health, but they may also sometimes change our behavior patterns and make us a danger to other people. अब जो ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ हमें हमारी सेहत को ही हार्म नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे जीवन जीने का जो पैटर्न होता है, हमारा बिहेवियर पैटर्न जो होता है उसको भी बदल देती है और इससे खतरा हो जाता है दूसरे लोगों को। कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर देखा होगा या सुना होगा कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो ड्रग लेने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के तरीके, मतलब अलग ही लेवल हो जाता है उन लोगों का, और वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उस तरीके से सोच विचार नहीं करते हैं और अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है अधिकतर या तो उनको वो ड्रग्स पर होते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो उस चीज की उनको जब लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि बस हमें कुछ भी करके ये दे दो, और कोई भी चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरत से ज्यादा अगर क्वांटिटी में हम उसका इंटेक कर रहे हैं तो वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल ही रहती है, ठीक है। In terms of definition of rights, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. हमारी जो डेफिनेशन है राइट्स को लेकर के, उसमें ये बेसिकली बोला गया है कि स्मोक करना या फिर बैंड ड्रग्स, यानी कि जो बैन कर दी गई हैं ड्रग्स, वो लेना वो हक की कैटेगरी में नहीं आएगा, कि वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरा हक है। अब है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। अब ये हक जो है ये कहाँ से आते हैं? 17th and 18th century. In the 17th and 18th centuries, political theorists argue that rights are given to us by nature or God. 17th से 18th सेंचुरी में ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि भाई राइट्स जो है वो हमें बाय नेचर और बाय गॉड दिए जाते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो एक जो लाइन है वो यहीं से निकली हुई है कि हमें ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं। द राइट्स ऑफ मैन वर डिराइव्ड बाय फ्रॉम नेचुरल लॉ। जो आदमियों के हक हैं वो कहाँ से लिए गए? नेचुरल कानून से लिए गए। दिस मेंट दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि राइट्स जो हैं हमें किसी रूलर या सोसाइटी की वजह से नहीं दिए गए, बल्कि वी आर बोर्न विद देम, ये हमारे पास में जन्म से है। अगर हमने जन्म लिया है तो ये हमारा हक है। As such, these rights are inalienable and no one can take these away from us. क्या ये राइट्स जो हैं ये क्या है? इनएलिएबल है और इन्हें हमारे से कोई भी नहीं ले सकता है।
इनएलिएनेबल का मतलब होता है कि हमारे पास में ये शुरू से रहेंगे और ये हमसे लिए नहीं जा सकते। ठीक है, इसका हिंदी टर्म है, बहुत ही डिफिकल्ट टर्म है, अदेय या अपरिहार्य, यानी कि इनडेफिसिएबल, इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इसको इनएविटेबल, यानी कोई से भी हमसे चीजें नहीं ले पाएगा, ना सोसाइटी ले सकती है, ना रूलर ले सकता है किसी भी जगह का, कोई भी नहीं ले सकता। दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। अब इन्होंने 3 राइट्स जो हैं वो बताए हैं। पहला, द राइट टू लाइफ, जीने का हक, लिबर्टी, आजादी का हक, प्रॉपर्टी, संपत्ति का हक। ये राइट्स जो हैं वो नेचुरल राइट्स हैं। ऑल अदर राइट्स वर सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक राइट्स, और बाकी के राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं राइट्स में से निकाले गए हैं। The idea that we are born with certain rights is a very powerful notion because it implies that no state or organization took away what has been given by the law of nature. ये माना जाता है कि ये आइडिया माना जाता है कि जिस चीज के साथ में हम पैदा हुए हैं, कुछ सर्टेन राइट्स के साथ में, वो बहुत ही पावरफुल चीज है जो कोई भी स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमसे नहीं ले सकती है। ये कहते हुए जो हमारे पास में कानून है कि जो हमें नेचर के द्वारा कानून दिया गया है, वो हमसे कोई भी नहीं ले सकता। बेसिकली वही लाइन रिपीट हुई है, दूसरे शब्दों में बोली गई है। This conception of natural rights has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and governments and to safeguard individual freedoms. Arbitrary power का मतलब ये होता है जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं rather than any reason or system, यानी कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई जबरदस्ती स्टेट और गवर्नमेंट जो है अपनी तरीके से काम नहीं करवा सकती, आपसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपसे कोई हक नहीं छीन सकती। ठीक है, और यही चीजें जो है हमारे किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को सेव करती हैं, सिक्योर करती है। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम 5.2 पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. बताएं फिर आप No, लोग ma'am. की। हाँ, अब आप बताएं कि आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या समझ में आया आपको, इस पैराग्राफ के अंदर आपको मैम क्या इसमें चीज बताया है कि मैम इसमें ये बताया है कि जो हमारे राइट्स है वो कहाँ से आए थे। मतलब जब 17th और 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने बताया था कि ये जो राइट्स है वो एक मतलब एक ऐसी चीज है जो गॉड के द्वारा ही मतलब नेचर में आई है। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जो हमारे राइट से रिलेटेड होती है। और इसमें नेचुरल राइट्स भी बताए हैं। और ये भी बताया कि जो 3 नेचुरल राइट्स है इन्हीं से ही बाकी जो राइट्स है वो भी निकलते हैं। और वही जो बाकी के राइट्स है वो इन्हीं से बन के आए हैं। और राइट्स मतलब सबके लिए सेफ होते हैं, सबको हक होता है अपना एक राइट देने का, अपना अधिकार लेने का। तो ये सब इसमें बताया गया है। वेरी गुड है ना, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। तो ये आपने सही डिस्क्राइब किया, बिल्कुल शाबाश। अब नेक्स्ट है, इन रीसेंट इयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स। आने वाले कुछ सालों में टर्म जो है ह्यूमन राइट्स वो ज्यादा यूज किया गया बजाय इस टर्म के नेचुरल राइट्स की। ये जो टर्म थी पहले नेचुरल राइट्स, इसकी बजाय क्या टर्म चेंज हो गई, ह्यूमन राइट्स की तरफ चेंज हो गई, मतलब वो इसमें कन्वर्ट हो गई। This is because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today. क्यों हुआ ऐसा, ये टर्म जो थी नेचुरल राइट ये चेंज होकर के ह्यूमन राइट में टर्म में क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ये जो आइडिया है कि ये नेचुरल लॉ है, यानी नेचर का कानून है, और नॉर्म्स जो हैं, रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं हमारे ऊपर, वो नेचर के द्वारा लगाए जाते हैं या गॉड के द्वारा लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज के समय में अनएक्सेप्टेबल है। राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life. राइट्स जो है वो कैसे देखे जाते हैं आजकल के जमाने में कि ये ह्यूमन बींग्स को एक गारंटी के तौर पर देते हैं कि भाई आपको जैसे ही आप आएंगे इस चीज में आपको एक अच्छी लाइफ देने का मौका मिलेगा। मतलब अगर आप ये चीज आपको दी जा रही है, अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो और आप इस चीज को ढूंढ रहे हैं और आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको ये चीज मिल रही है, तो आपको
एक मिनिमली गुड लाइफ मिलेगी, यानी बेसिक आपको अच्छी जिंदगी जो है वो मिल पाएगी। ठीक है, पहली पॉइंट हमने ये पढ़ा इसके अंदर कि ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं नेचुरल राइट्स की बजाय। नेचुरल राइट्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि गॉड के द्वारा दिया गया है ये राइट, और ये उन्हीं के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए, ये अनएक्सेप्टेबल है आज के जमाने में। और राइट्स जो है वो सबको मिल रहे हैं, पैदा होते ही उनको मिल जाते हैं, और सबका मानना ये है कि ये हम हकों का मतलब ही यही है कि हमें एक मिनिमम अच्छी जीवन शैली जीने को मिलेगी अगर हमें हक मिल रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आया सेकेंड पैराग्राफ? यस मैम। Yes, ma'am. अभिजीत समझाओ सेकंड पैराग्राफ, क्या समझ में आया आपको? ट्राई करो। मैम नेचुरल्स राइट मैम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मैम वो आज के जमाने में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम इसे पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। ह्यूमन राइट बेटा, ह्यूमन राइट। सॉरी मैम, ह्यूमन राइट्स। हाँ, good. Okay, good. Cool. Okay, the assumption behind the human right is that all persons are entitled to certain things simply because they are human beings. अब ये assumption माना जाता है human rights के पीछे कि भाई सारे व्यक्ति जो है, सारे लोग जो है, उनको कुछ certain चीजें जो है वो मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, इसीलिए उनको चीजें मिलेंगी। As a human being, each person is unique and इक्वली वैल्यूएबल। ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति यूनिक है और इक्वली वैल्यूएबल है, हर एक व्यक्ति की कीमत भी है, वैल्यू भी है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स। इसका मतलब ये है कि सारे लोग इक्वल हैं और कोई भी व्यक्ति किसी और को सर्व करने के लिए, किसी और की सेवा करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, ईच ऑफ अस possesses an intrinsic value. Hence, we must have equal opportunities to be free and realize our full potential. हर कोई व्यक्ति जो है उसके पास में अलग वैल्यू है, उसकी अलग अहमियत है। ठीक है, और इसीलिए हम सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वल हक मिलना चाहिए। ठीक है, जीवन जीने का, फ्री रहने का, और अपने पूरे पोटेंशियल तक हमें अपनी डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि स्वाभाविक वैल्यू है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है, कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से ज्यादा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दिस conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion and gender. ये conception जो है फ्री और इक्वल सेल्फ का, ये बढ़ता जा रहा है और ये चैलेंज कर रहा है किस चीज को? जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही है ना लोगों के अंदर, किस चीज को, किस बेसिस पे बढ़ रही है कि वो कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं और कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं। देखो, द थिंग इज कि जितने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा अपने हक वो मांगते हैं, मतलब एज इन हक वो रखते हैं कि भाई हमें ये चीजें मिलनी चाहिए, उतनी ही नेगेटिव पॉइंट्स भी लोग बाग लेकर के आ जाते हैं और उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज चली आ रही है ना, ये तब से ही चली आ रही है। लोग बाग इक्वालिटी की बात करेंगे और वही लोग आपको कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी करते हुए दिख भी जाएंगे। वही लोग बात करेंगे कि हमें हक मिलना चाहिए, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और वही आपको दूसरी तरफ भेदभाव करते हुए भी दिख जाएंगे। और उनके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे हकों के बेसिस अलग अलग है कि हमें ये वाला हक मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, जितने हक उतने ही बेसिस भी तैयार हो रहे हैं, जितने ही किनके बेसिस पे वो किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी की जा रही है। ठीक है, Today, the UN Universal Declaration of Human Rights builds upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self-respect. अब UN Universal Declaration of Human Rights जो है, उन्होंने एक राइट्स डाले हैं, ठीक है, समझ करके, जिसमें बताया गया है, उन्होंने कोशिश करी है क्लेम करने के लिए पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, कलेक्टिवली उन्होंने वर्ल्ड को एक कम्युनिटी की तरह देखा है, और उन्होंने ये चीज रखी है, एक मिनट, हाँ, उन्होंने यहाँ पर एक चीज रखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि हर किसी को हक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी व्यक्ति के लिए कि वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जी सके, ये हर किसी का अधिकार है।
समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके। अब ये जो चीज है इसके अंदर ये जैसा मैंने भी आपको समझाया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स मिलना उनको बहुत जरूरी है। लोगों के ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ऐसे कानून दिख जाएंगे जो कोशिश करेंगे कि इस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट वाली जो चीज है उसको फॉलो अप किया जाए। आज भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कहीं किसी पे केस दर्ज होता है तो उसको एनालाइज करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है कि इसमें कोई ह्यूमन राइट उसका नहीं मारा जा रहा है, यानी इसका कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रहा है। उसी तरह जैसे ह्यूमन राइट्स है, आगे जाकर के आपको नॉर्मल एक उसमें पता होगा कि एनिमल राइट्स भी होता है। एनिमल्स के भी अब हक होते हैं, हर किसी के जो है हक जो मिलना है, वो जीवन जीने का हक जो है वो सबसे बड़ा हक होता है। ठीक है, किसी ने जन्म लिया है तो उसको पूरा हक है कि वो पूरा अपना जीवन जिए अच्छे तरीके से। किसी और व्यक्ति का कोई वो नहीं बनती, किसी की कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और का जीवन ले सके या मार सके। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसको और कंप्लीट करेंगे आगे के चैप्टर को। आप अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपको आई हैं तो आप पढ़िएगा घर पे और उनको सॉर्ट आउट, हम आपकी कल की क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास। ओके थैंक यू। मैम ओके बच्चों, वेलकम।